और तुला में नीच का है, और शनि तुला में उच्च का है और मेष में नीच का है। तो ये ऐसे याद किया जा सकता है। इसी तरीके से आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए मंगल और जुपिटर का, जहां मंगल उच्च का होता है वहां जुपिटर नीच का होता है, जहां जुपिटर उच्च का होता है वहां मंगल नीच का होता है। तो ये भी आपस में रिवर्स हैं। इसी तरह से बुध शुक्र में भी आप देख सकते हो। देखो बुध शुक्र में देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, यानी कि जहां पर बुध उच्च का होता है वहां पर शुक्र नीच का होता है, जहां पर शुक्र उच्च का होता है वहां पर बुध नीच का होता है। तो मतलब ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि मंगल और गुरु ये ऐसे हैं एक दूसरे के, ठीक है। मतलब जहां ये उच्च का वहां ये नीच का, जहां ये नीच का वहां ये उच्च का। इसी तरह से बुध और शुक्र की स्थिति है, बुध और शुक्र ऐसे ऐसे हैं, उल्टे पुल्टे, ठीक है। तो अब दो ग्रह ये समझ में दो चार ग्रह ये समझ में आ गए और दो ग्रह ये 6 ग्रह ऐसे समझ में आ गए। अब कौन बच गया? अब बच गया केवल चंद्रमा। चंद्रमा बिल्कुल अलग ही राह पे चल रहा है। चंद्रमा की किसी के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रही है। कर्क में अपनी राशि है, वृष में उच्च का है और वृश्चिक में नीच का है, ठीक है। अच्छा, अब मूल त्रिकोण कैसे याद हो? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चंद्र और बुध को छोड़ दें, चंद्र और बुध को यदि छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो सभी ग्रहों की विषम राशियां ही उनकी मूल त्रिकोण राशियां हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे सिंपल हो नहीं सकता मूल त्रिकोण राशि याद करने का, कि चंद्रमा और बुध को छोड़ दीजिए, इनकी चाल ही निराली है चंद्रमा और बुध की, है ना। फास्ट भागने वाले प्लेनेट भी हैं ये। केवल ये दो प्लेनेट ऐसे हैं जो कि सम राशियों में उच्च के हो रहे हैं। हालांकि इसकी भी ये बाद वाली ही राशि है, देखा जाए तो बुध की भी ये बाद वाली राशि है, लेकिन चलो उसको छोड़ देते हैं। बाकी सब राशियां आप देख रहे हैं विषम है। ये सूर्य की एक ही राशि है पर वो भी विषम है। मंगल अपनी विषम राशि मेष में, गुरु अपनी विषम राशि धनु में, इस तरह शुक्र अपनी विषम राशि तुला में, इस तरह शनि अपनी विषम राशि कुंभ में। तो अगर हम एक जैसे कहते हैं ना, बहुत ही मोटे तौर पे याद करना चाहें, लेकिन ये याद हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा कि सभी ग्रहों की जो विषम राशियां हैं वो उनकी मूल त्रिकोण राशियां, यानी विषम राशियों में ये सब ग्रह अपने आप को स्वस्थ से भी ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। यानी कि स्वराशि में प्लैनेट अगर मान लीजिए 80% रिजल्ट देने जा रहा था तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में वो 90% रिजल्ट देगा, और उच्च राशि में कहेंगे कि 100% रिजल्ट देगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये स्वस्थ है, इसमें ये स्वस्थ है, इन राशियों में ये प्लैनेट स्वस्थ हैं, अपनी अपनी राशियों में बैठे हेल्दी हैं, खुश हैं। लेकिन मूल त्रिकोण राशि में जाके ये और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और उच्च की राशि में और भी बढ़िया फल देते हैं, अपने पूरे फल देने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। पर अब ये भी मत समझ लीजिएगा कि सभी प्लैनेट उच्च में ही अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कुंडलियों पे। अगर हमारी कुंडली में कोई प्लैनेट शुभता देने के लिए बना हुआ है, हमारा लग्न का मालिक है, हमारे भाग्य का मालिक है, हमारी संतान शिक्षा का मालिक है, वो अगर उच्च का है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर उल्टा हो गया, हमारे रोग का मालिक है, हमारे व्यय का मालिक है, हमारे लिए लंबी बीमारी का मालिक है ना, या हमारे चलो साहस का ही मालिक है। अभी कभी कभी साहस का मालिक जब उच्च का होता है तो वो दुस्साहस में भी बदल देता है, व्यक्ति के साहस को ही दुस्साहस में बदल दिया, अति पावर आ गई वहां पे, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि जो ग्रह ऑलरेडी उच्च का है उसका रत्न पहनाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें पावर है प्लेनेट में, और फिर उसके ऊपर उसका रत्न पहना के उसकी पावर को और बढ़ा दिया जाए तो आप समझते हैं ना कि एक कोई मान लीजिए 200 वाट का बल्ब है और हमने उसमें पावर डाल दी 400 वाट की, तो क्या होगा? बस्ट हो जाएगा ना, रिजल्ट खराब हो जाएंगे उसके। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि अंधाधुंध यहाँ वहाँ से सुन के हम किसी भी रत्न को पहन लें, या बहुत सुन लिया भाई हाँ हीरा बहुत पैसा देता है, हीरा उठा के पहन लिया। नहीं 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 नहीं, एनर्जी हमको पॉजिटिव देगी या नहीं देगी वो समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने लिया आज
वैसे तो अब जैसे यहाँ पे भी भोगांशों की बात हो सकती है, लेकिन भोगांशों की बात यहाँ पर वीडियो में करने से वो बहुत ही टीडियस सा वीडियो हो जाता है, तो सब पसंद नहीं करते लोग देखना उसको। तो इससे बेहतर ये है कि सिंपल तरीके से जान लीजिए कि मोस्टली मूल त्रिकोण जो भोगांश हैं ग्रहों के, जैसे इन राशियों में देखने पड़ेंगे। जो राशियाँ जैसे डबल डबल हो रही हैं, जैसे सिंह डबल जगह हो रही है, या वृष राशि 2 जगह हो रही है हमारी, उच्च भी है मूल त्रिकोण भी है, या ये कन्या राशि हमारी 2 जगह है, यहाँ पे उच्च भी है, यहाँ पे मूल त्रिकोण भी है। तो इन्हीं 2-4 राशियों में ज़्यादा देखना पड़ता है कि ये मूल त्रिकोण में है प्लैनेट, या अपने उच्च में है, या अपनी स्व की स्थिति में है। तो वो मोस्टली देखने में ये आया कि शुरुआती जो भोगांश होते हैं वो ज़्यादातर देखने में ये आया है कि 15 डिग्री तक या 20 डिग्री तक भी। अब जैसे बुध है तो कहते हैं 15 डिग्री से 20 डिग्री तक अगर है तो वो है अपने मूल त्रिकोण में, और उसके बाद वो अपने उच्च में है उसके अलावा, ठीक है। तो इसी तरह से है। इसी तरह से अब कुछ एक परम उच्च भोगांश भी होते हैं, जैसे कि सूर्य 10 डिग्री पे परम उच्च होता है। तो ये चीज़ें फर्दर डिटेल की हैं जो स्टडी करते करते समझ में आने लगती हैं, और स्टडी करते करते ही हम उनको सीखते हैं। तो ये ग्रहों की स्वराशियाँ, मूल त्रिकोण राशियाँ, उच्च राशियाँ और नीच राशियाँ। अब इसमें देखिए प्लैनेट पावरफुल कहाँ होता है। हमने आपको बताया स्वराशि में स्वस्थ होता है, मूल त्रिकोण में और बेहतर होता है, और उच्च में और भी बेहतर होता है, लेकिन नीच में बिल्कुल कमजोर हो जाता है प्लैनेट। नीच राशि में जाने वाला प्लैनेट अपने कारकत्वों की हानि करता है, जहां बैठा होता है वहां की हानि करता है, जिन जिन हाउसेस का लॉर्ड होता है वहां के भी शुभ फल देने में असमर्थ होता है। इसलिए इनकी स्टडी करना अनिवार्य है कि प्लैनेट उच्च का हो गया कि नीच का हो गया। अब उसमें भी कई बार क्या होता है कि उच्च के प्लैनेट जो होते हैं वो अगर कभी कभी हम ये भी देखने में आया प्रैक्टिस में कि एक एक कुंडली में 3-3 ग्रह उच्च के हैं, लेकिन अफसोस कि वो कोई भी कारक नहीं है, सारे अकारक ग्रह उच्च के हो गए। तो वो इतना स्ट्रगल दे देते हैं जातक को कि वो सोचता ही रह जाता है कि ये उच्च के प्लैनेट कर क्या रहे हैं मेरी कुंडली में, है ना। तो ये ज्योतिष जो है वो थोड़ा सा घूम फिर के आता है हमारे सामने, ऐसा सीधा सीधा नहीं आता है कि बस सीधा हो गया और हमने कर लिया, लेकिन सीखने में आ जाता है। हम डेली थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करेंगे तो सीख जाएंगे। तो अब ये इसमें यहाँ पर हमने देखने में आया कि मंगल और जुपिटर जो है ये एक दूसरे की राशियों में, जहाँ वो उच्च के वहाँ ये नीच के। अब कभी कभी क्या होता है ना कि इकट्ठे पड़ गए, सपोज मान लीजिए, ये भी हम यहीं बता देते हैं आपको। मान लीजिए अब जैसे ये हमने आपको बताया कि वाइस वर्सा है, बताया ना कि मंगल यहाँ उच्च का है और गुरु यहाँ उच्च का है, तो मंगल यहाँ नीच का है, गुरु यहाँ पर नीच का है, ठीक है। ये इधर नीच की राशियां, इधर उच्च की राशियां। सपोज किसी कुंडली में कर्क राशि के अंदर ही मंगल भी बैठ जाए और गुरु भी बैठ जाए, तो अब आप क्या समझोगे आप इससे। मंगल तो हो गया डेबिलेटेड, नीच का हो गया, वहां डी लिख दी गई, और जुपिटर हो गया एग्जाल्टेड, ये उच्च का हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि चूंकि ये दोनों भी वाइस वर्सा हैं और एक दूसरे की राशि में उच्च नीच के होते हैं, तो इसमें ना ये नीच भंग का योग लगता है, नीच भंग राजयोग कहते हैं उसको। उसके अपने अलग फार्मूले हैं, वो काफ़ी आगे जाके वो हम आपको बताएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि मंगल जो नीच का होकर हमने बताया था पूरी तरह कमजोर हो जाता है, अगर उसके साथ ही जुपिटर बैठ जाए उसी की नीच राशि में, तो फिर वो मंगल उतना नेगेटिव नहीं रहता है, वो नीच भंग राजयोग में बदल जाता है। शुरुआती दौर में हमको स्ट्रगल देगा, लेकिन उस नीचता का भंग करके बाद में वो राजयोग भी देता है। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई प्लैनेट नीच का हो गया तो एकदम मतलब ख़त्म है ना, ये चीज़ आ गई। तो हमें लगता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्लैनेट को इसको ग्रह को चैप्टर को हम इतना ही रखते हैं, और फिर अगले चैप्टर में हम लेंगे मैत्री, स्वाभाविक मैत्री लेंगे कि ग्रहों की स्वाभाविक मैत्री क्या होती है। एक्चुअली मैत्री का भी लेसन 3 बार में जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक मैत्री होती है, फिर तात्कालिक मैत्री होती है, और फिर उसके बाद पंचदा मैत्री भी होती है। तो वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय पढ़ेंगे, एकदम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने लिया स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि और नीच राशि को, इसको भी समझना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और रुचिकर तरीके से ज्योतिष को आत्मसात करने के लिए जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम ग्रहों की
नैसर्गिक मैत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।